हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के वीडियो में हमने बीए फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है उसका टॉपिक लिया है उदासीनता वक्र एवं उपभोक्ता का संतुलन। ये टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। इस टॉपिक के अंतर्गत हम उदासीनता वक्रों के बारे में पढ़ चुके हैं। उदासीनता वक्र कैसे होते हैं, उनकी शेप क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इंडिफरेंस कर्व्स की, और उसके बाद में हमने बजट रेखा के बारे में पढ़ा और फिर हमने उपभोक्ता का संतुलन डिटरमाइन भी किया कि उपभोक्ता का संतुलन कैसे निर्धारित किया जाता है। उस बिंदु पर जहाँ पर उपभोक्ता का तटस्थता वक्र और बजट रेखा जो है एक दूसरे को टेंजेंट होते हैं, वो उस बिंदु पर हम उपभोक्ता का संतुलन को निर्धारित करते हैं। उसके बाद में उपभोक्ता के संतुलन और उपभोक्ता के संतुलन की शर्तें पढ़ने के बाद में हमने इस टॉपिक में जो तटस्थता वक्र विश्लेषण की सहायता से आय प्रभाव, कीमत प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव के बारे में चर्चा करी थी। हमने देखा था आय प्रभाव क्या होता है। इसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं वापस कि जब आय प्रभाव सबसे पहले देखते हैं, आय प्रभाव या इनकम इफेक्ट क्या होता है। इसको हम IE से डिनोट कर सकते हैं कि जब वस्तुओं की कीमतें अगर समान हैं और उपभोक्ता की मौद्रिक आय में परिवर्तन होती है तो उसके कारण जो मांग पर जो परिवर्तन होता है उसको हम आय प्रभाव कहते हैं। यहाँ पर हमने दो चीज़ें देखी थी कि उपभोक्ता की जो आय होती है वो दो प्रकार की हो सकती है। एक तो होती है मौद्रिक आय या जिसे हम कहते हैं मनी इनकम, और एक होती है वास्तविक आय जिसे हम कहते हैं रियल इनकम। मनी इनकम और रियल इनकम, इन दोनों में अंतर क्या होता है ये आप जान लेते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग, इन दोनों के शब्दों का प्रयोग हम आगे जब डिकम्पोजिशन ऑफ प्राइस इफेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी करेंगे। तो जो मनी इनकम होती है वह आय होती है जो वास्तव में मुद्रा के रूप में किसी भी व्यक्ति को जो प्राप्त होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें कि एक एम्प्लॉई है जो किसी कंपनी के लिए काम करता है, वो कंपनी उस एम्प्लॉय को मंथली सैलरी जो है 50,000 रुपये पे करती है। तो 50,000 रुपये जो कैश इन हैंड उस उपभोक्ता को प्राप्त होता है या उस व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है, वो तो क्या हो जाएगी, इसकी मनी इनकम है, मुद्रा के रूप में जो उसे आय प्राप्त हो रही है। रियल इनकम क्या होती है कि सपोज़ उस 50,000 की तनख्वाह के अतिरिक्त वह कंपनी उस व्यक्ति को कुछ एडिशनल बेनिफिट्स, एडिशनल पर्क्स भी देती है, जैसे कि वो उसको फ्री में रहने के लिए घर उपलब्ध करवा रही है, या फिर वो उसको मेडिकल सर्विसेज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाती है, या उसके बच्चे के एजुकेशन के लिए जो है स्कूल की फ़ीस में कंसेशन प्रोवाइड कराती है, या तो ये सब चीज़ें हैं, या फिर उसको एक कंपनी की तरफ से कोई कार मिली हुई है। तो ये सब चीज़ें क्या आती हैं, ये सब चीज़ें उपभोक्ता की वास्तविक आय में आती है। इसका मतलब हुआ कि मौद्रिक आय जो है, मनी इनकम तो उपभोक्ता की 50,000 रुपये ही है, परंतु वास्तव में ये सारी जो फैसिलिटीज़ है ये भी एक तरीके से उपभोक्ता की आय के रूप में गिनी जाती है। तो जो मनी इनकम ये जो है प्लस और भी सारे जो पर्क्स या बेनिफिट्स जो कंपनी प्रोवाइड कराती है वो सब मिलके उपभोक्ता की वास्तविक आय बनते हैं। तो वास्तविक आय को हम कह सकते हैं वह आय जो कि मौद्रिक आय के अतिरिक्त जो और सुविधाएं प्राप्त होती हैं वो वास्तविक आय होती है, वो रियल इनकम होती है। तो जब हम आय इफ़ेक्ट की बात कर रहे हैं, इनकम इफ़ेक्ट की बात करते हैं, तो इनकम इफ़ेक्ट में हम बात करते हैं कि जब वस्तुओं की कीमतें तो समान है, दो वस्तुएं हमने यहाँ पर लेकर चली है उदासीनता वक्रों में स्टडी में, एक एक्स कमोडिटी है और एक वाई कमोडिटी है। तो एक्स कमोडिटी की प्राइस और वाई कमोडिटी की प्राइस ये तो दोनों कांस्टेंट है, समान है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु उपभोक्ता की जो मौद्रिक आय में परिवर्तन हुआ है, मौद्रिक आय या तो बढ़ी है या कम हुई है, इसके कारण अब उपभोक्ता जो है वस्तुओं की मांग भी या तो पहले से कम करेगा, आय ज़्यादा हो गई है तो मांग ज़्यादा करेगा, आय कम हो गई है तो वस्तुओं की मांग कम करेगा। तो इसके कारण ये जो प्रभाव होता है इसे हम इनकम इफ़ेक्ट कहते हैं, आय प्रभाव कहते हैं। और जब हम उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण जो प्राप्त विभिन्न साम्य बिंदुओं होते हैं उनको अगर जोड़ेंगे तो उससे जो हमें वक्र प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं इनकम कंजप्शन वक्र या फिर आय उपभोक्ता वक्र। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है।
उसके अलावा अब हमने दूसरा जो प्रभाव पढ़ा था वो था सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, या फिर जिसे कहते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है? जो उपभोक्ता की वास्तविक आय होती है उसको समान रखते हुए, अब यहाँ पर देखने वाली बात है जहाँ इनकम इफ़ेक्ट में हम उसकी मनी इनकम की बात कर रहे हैं, वहाँ प्रतिस्थापन प्रभाव या सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट में हम उपभोक्ता की रियल इनकम की बात करते हैं, वास्तविक आय की बात करते हैं। तो जब उपभोक्ता की वास्तविक आय को समान रखते हुए वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता के साम्य में होने वाले परिवर्तन को देखा जाता है तो वस्तुओं की कीमत में, तो उसे हम जो है प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। अर्थात इस केस में हम देखते हैं जो दोनों वस्तुएं हैं उनकी रिलेटिव प्राइस क्या है या उनकी सापेक्षिक कीमतें में परिवर्तन के स्वरूप। सापेक्षिक कीमतें मतलब Px/Py जो है, ये जो सापेक्षिक कीमत है रिलेटिव प्राइसेस है x और y कमोडिटी की, इनमें चेंजेस के कारण जो उपभोक्ता के साम्य में परिवर्तन होगा उसे हम सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट कहते हैं। और इसको हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार से व्यक्त करते हैं कि वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन होने पर जब उपभोक्ता एक ही तटस्थता वक्र पर रहे, सेम इंडिफरेंस कर्व पर रहे, परंतु संतुलन बिंदु जो है बदल जाए, एक बिंदु से दूसरे संतुलन बिंदु पर उसी तटस्थता वक्र पर चला जाए, पहले मान लो ए बिंदु पे था अब बी बिंदु पर चला गया है, तो ये जो मूवमेंट होता है ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व, इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट या फिर तटस्थता वक्र, प्रतिस्थापन प्रभाव। तो आय प्रभाव में जहां हम बात करते हैं कि उपभोक्ता की मौद्रिक आय में परिवर्तन के कारण जो संतुलन बदल रहा है उसका इफेक्ट देखता है, और प्रतिस्थापन प्रभाव में हम बात करते हैं कि उपभोक्ता की वास्तविक आय समान है परंतु रिलेटिव प्राइसेस में जो चेंजेस के कारण उपभोक्ता जब एक ही तटस्थता वक्र पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर चला जाता है तो इसे प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाता है। तीसरा प्रभाव जो हमने पढ़ा था वो था प्राइस इफेक्ट या फिर कीमत प्रभाव। कीमत प्रभाव क्या होता है? कीमत प्रभाव जैसा कि है कि इसमें हम देखते हैं कि सपोज़ उपभोक्ता की जो है आय वो समान है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, वो स्थिर रहती है मौद्रिक आय, उसके जो प्रेफरेंसेस हैं, अधिमान हैं वो स्थिर रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, परंतु और दो वस्तुएं हमारे पास x वस्तु है और y वस्तु है, दोनों में से किसी एक की कीमत में परिवर्तन के कारण दूसरी की कीमत को स्थिर मानकर किसी एक वस्तु के कीमत में परिवर्तन के कारण जो साम्य में परिवर्तन होता है या फिर जो है मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है उसे हम प्राइस इफेक्ट कहते हैं। अर्थात कीमत प्रभाव में हम क्या मानते हैं कि उपभोक्ता की जो आय भी समान है, दोनों वस्तुओं में से किसी एक वस्तु की कीमत समान है, टेस्ट और प्रेफरेंसेस समान है, केवल एक वस्तु की कीमतों में परिवर्तन हो रहा है, तो इसके कारण जो प्रभाव पड़ता है इसे हम कीमत प्रभाव कहते हैं। और इसके कारण जो हमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग साम्य मिलते हैं उन साम्य को कनेक्ट करने वाले कर्व को हम कहते हैं PCC प्राइस कंजप्शन कर्व या फिर कीमत उपभोग वक्र। ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ा है। ये यहाँ पर सिर्फ मैंने एक आपको क्विक रिवीजन दिया है इसका, कि एक आउटलाइन बताई है वापस से, क्योंकि अब इस लेक्चर में हम डीकम्पोजिशन ऑफ प्राइस इफेक्ट इनटू इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये कीमत प्रभाव है या जो प्राइस इफ़ेक्ट होता है इसको सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट और इनकम इफ़ेक्ट में कैसे बांटा जा सकता है, और ये भी देखेंगे कि जो कीमत प्रभाव होता है वो वास्तव में प्रतिस्थापन प्रभाव और इनकम इफ़ेक्ट दोनों का जोड़ होता है, दोनों का सम होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो कीमत प्रभाव है, प्राइस इफ़ेक्ट है, उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक है इनकम इफ़ेक्ट, एक है सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। इनकम इफ़ेक्ट क्या है? जब प्राइस किसी वस्तु की परिवर्तित होती है उसके कारण जो है रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज हो रहा है। तो R से लेकर T तक का जो हमारा वो हुआ, ये हो जाता है हमारा कीमत प्रभाव।
प्राइस इफ़ेक्ट हो जाता है। यहाँ से R से T तक का चलन क्या हो गया, कीमत प्रभाव हो गया है। यहाँ पर उपभोक्ता पहले की अपेक्षा अब ऊंचे तटस्थता वक्र पर आ गया है। IC2 जो है पहले की अपेक्षा IC1 से ऊंचा है। इसका मतलब उपभोक्ता का संतुष्टि स्तर बढ़ा है। उपभोक्ता निचले तटस्थता वक्र से अब ऊपर वाले तटस्थता वक्र पर आ गया है। तो अब ये जो प्राइस इफेक्ट है Q से लेकर Q2 तक का मूवमेंट जो है या R से लेके T तक का चलन है, ये प्राइस इफेक्ट है। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला हम देखते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है, फिर देखेंगे आय प्रभाव क्या होता है। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या हुआ कि जब हमें पता चला कि अब X वस्तु की कीमत पहले की अपेक्षा कम हो गई है, X वस्तु रिलेटिवली सस्ती हो गई है, Y वस्तु की कीमत उतनी की उतनी है। इसका मतलब हुआ कि X वस्तु अब Y वस्तु की अपेक्षा सस्ती हो गई और Y वस्तु X वस्तु की अपेक्षा अब पहले से महंगी हो गई है। तो इस कारण से उपभोक्ता क्या करता है, अब सस्ती वस्तु को महंगी वस्तु के स्थान पर प्रतिस्थापित करेगा। वो कोशिश करेगा क्योंकि X वस्तु सस्ती हो गई तो X वस्तु की ज़्यादा मात्रा खरीदे और Y वस्तु की मात्रा पहले की अपेक्षा वो कम खरीदे। तो अब इस प्रतिस्थापन प्रभाव को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि कीमत में अगर कमी हुई, एक वस्तु की कीमत अगर पहले की अपेक्षा कम हुई है, इसका मतलब क्या हुआ कि उपभोक्ता की जो रियल इनकम है या वास्तविक आय है वो पहले की अपेक्षा बढ़ गई है। तो हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन प्रभाव निकालने के लिए ये जो रियल इनकम या वास्तविक आय में वृद्धि है इसको न्यूट्रलाइज करते हैं या इसको प्रभावहीन करते हैं। तो इसके लिए प्रोफेसर हिक्स ने बोला कि रियल इनकम जिस मात्रा में बढ़ी, उपभोक्ता की वास्तविक या मौद्रिक आय को जो है उसी मात्रा के बराबर घटाना पड़ेगा ताकि उपभोक्ता जो है पहले की ही तटस्थता वक्र पर बना रहे। अब रियल इनकम क्यों बढ़ी थी, क्योंकि हमारी एक वस्तु सस्ती हो गई थी। सस्ती वस्तु होने के कारण उपभोक्ता पहले की अपेक्षा ज़्यादा वस्तु खरीद सकता है, तो उसको लगता है कि उसकी वास्तविक आय बढ़ गई। तो उस वास्तविक आय में बढ़ोतरी के बराबर जो मौद्रिक आय है उसको घटा देते हैं। मौद्रिक आय किससे पता चलती है, बजट रेखा से। बजट रेखा से हमेशा मौद्रिक आय पता चलती है, वास्तविक आय का पता नहीं चलता। तो बजट रेखा में पहले वो इस पॉइंट पे था, ये AB1 बजट रेखा थी। अब जितना वो रियल इनकम बढ़ा उसके बराबर हम जो है इसकी कंपेंसेट करने के लिए उसकी मौद्रिक आय को घटा देते हैं। तो अब नई बजट रेखा हमारी क्या हो जाती है, LM में हम बजट रेखा उसके नीचे कर देते हैं, मतलब वो पहले की अपेक्षा X वस्तु भी कम खरीद सके और Y वस्तु भी कम खरीद सके। तो जो हमारी नई बजट रेखा है वो क्या बन जाती है, LM बन जाती है। और ये LM बजट रेखा AB1 बजट रेखा के पैरेलल होती है। LM इज़ पैरेलल टू AB1। पैरेलल का मतलब क्या हुआ, वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन नहीं हुआ है। वस्तु की कीमत AB1 पर भी वही है जो LM पे है, लेकिन यहाँ पर केवल हमने उसकी मौद्रिक आय पहले की अपेक्षा जो है थोड़ी सी कम कर दी है। कितनी, AL के बराबर मौद्रिक आय उसकी हमने कम कर दी है। तो अब जब मौद्रिक आय कम हो जाती है तो ये जो नया बजट रेखा है ये उसी तटस्थता वक्र, जो हमारा प्रारंभिक तटस्थता वक्र था IC1 था, उसको अब S बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये S बिंदु अब नया साम्य का बिंदु हो जाता है जब हमारा बजट रेखा परिवर्तित हुई और R से S तक का मूवमेंट या Q से Q1 तक का मूवमेंट है, ये हमारा प्रतिस्थापन प्रभाव बताता है। प्रतिस्थापन प्रभाव क्योंकि सेम तटस्थता वक्र पर ऊपर से निचले बिंदु पर आ गया है अब उपभोक्ता, और अब वो पहले की एक Y वस्तु को खरीद रहा था इतना और X वस्तु खरीद रहा था इतना, अब S पॉइंट से वो Y वस्तु की खरीद उसने कम कर दी और X वस्तु की खरीद उसने बढ़ा दी, क्योंकि X वस्तु सस्ती हो गई है और Y वस्तु महंगी हो गई है। इसके साथ ही दूसरा जो इफ़ेक्ट है इनकम इफ़ेक्ट, अब वो देख लेते हैं। इनकम इफ़ेक्ट के अंतर्गत क्या होता है कि
तटस्थता वक्र निचले तटस्थता उपभोक्ता निचले तटस्थता वक्र से ऊपर वाले तटस्थता वक्र पर जाता है, जबकि प्रतिस्थापन प्रभाव में क्या होता है, वो सेम इंडिफरेंस कर्व पर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आता है। ये दोनों में मेन डिफरेंस है। तो आय प्रभाव ज्ञात करने के लिए हिग्स ने क्या बोला कि यदि मौद्रिक आय में AL के तुल्य की कमी होती है और ये उसको उपभोक्ता को मान लो अगर वापस दे दी जाए, तो उपभोक्ता क्या करेगा, नीचे वाले, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि हमने ये माना था कि प्रतिस्थापन प्रभाव ज्ञात करने के लिए वास्तविक आय को कंपेंसेट करने के लिए हमने उपभोक्ता की जो मौद्रिक आय है उसको AL के बराबर घटाया था और हमें नई बजट रेखा जो है ये LM प्राप्त हुई थी, ये माना था। अब आय प्रभाव देखने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि सपोज़ जो उपभोक्ता की आय में कमी आई है उतना ही आय उपभोक्ता को वापस दे दिया जाए, मौद्रिक आय वापस उसी रेशो में बढ़ा दी जाए, तो नई बजट रेखा वापस से क्या हो जाएगी, AB1 हो जाएगी और उपभोक्ता अब इस बिंदु से S बिंदु से अब T बिंदु पर आ जाएगा, निचले तटस्थता वक्र से ऊपर वाले तटस्थता वक्र पर आ जाएगा। तो S से लेके T तक का मूवमेंट है। अब ये मूवमेंट किस कारण से हुआ है, ये हुआ है उपभोक्ता की आय में वृद्धि के कारण। तो इसीलिए इस पॉइंट को हम कहते हैं, इस वृद्धि को हम कहते हैं, और वो आय कौन सी रही है यहाँ पर, मौद्रिक आय में वृद्धि के कारण, क्योंकि हमने उतनी मौद्रिक आय उपभोक्ता को वापस दे दी है। तो इस वृद्धि के कारण क्या हुआ, S से T पॉइंट पर गया और S से T तक का चलन फिर क्या हो गया, आय प्रभाव हो गया या फिर इनकम इफेक्ट हो गया है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा टोटल प्राइस इफेक्ट था इसको हमने दो पार्ट्स में विभाजित किया। इसमें इतना तो आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जिसमें हम सेम तटस्थता वक्र पर रहते हैं, फिर आता है इनकम इफेक्ट जिसमें हम निचले तटस्थता वक्र से ऊपर वाले तटस्थता वक्र पर चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमने आज के इस वीडियो में देखा कि प्रोफेसर हिग्स ने इसको डीकम्पोजिशन ऑफ प्राइस इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन किया है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोफेसर स्लत्स्की ने प्राइस इफेक्ट को कैसे डिकम्पोज किया इनकम इफेक्ट में और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में। थैंक यू स्टूडेंट्स।